वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अस्थमा सीओपीडी डिटेल में देखा था, वो आप देख सकते हो। तो अब प्लूरल इफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको नॉर्मल डायग्राम में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि इस तरह से आपका लंग है ये, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कि ये ट्रेकिया है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट ट्रेकिया का है, और ये जो है ये ब्रोंकाई है, और ये जो बीच में ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना फ्लूइड, ये नॉर्मल फ्लूइड कितना होना चाहिए इसके अंदर 10 to 20 ml होना चाहिए, ठीक है। इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है जो अंदर है। लुब्रिकेशन फ्लूइड भी कहते हैं कि ये क्या करता है, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे लंग क्या होता है, अच्छे से फंक्शन कर पाता है, रब नहीं होता, घिसता नहीं है, लंग की अच्छे से मूवमेंट होती है। तो ये फ्लूइड कितना होना चाहिए 10 to 20 ml जितना होना चाहिए। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद ये बाहर का जो लेयर है उसे पराइटल प्लूरा कहते हैं, और अंदर वाला जो ये ब्लू कलर से अंदर जो ये लेयर दिख रहा है इस तरह से, ये आपको विजरल प्लूरा कहते हैं। 2 लेयर होते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये लिखा है आपको विजरल प्लूरा, ये वाला अंदर वाला है और ये बाहर वाला पराइटल प्लूरा है, और इसके बीच में जो फ्लूइड है ब्लू कलर का, इसमें यही है प्लूरल फ्लूइड, जो कितना होता है 10 to 20 ml होता है। और जब यही प्लूरल फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी को प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ये ब्लू कलर का फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब, ठीक है ना। तो इससे प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है पेशेंट को, और यही अगर इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाए तो इसे हीमोथोरेक्स कहा जाता है, हीमोथोरेक्स, ठीक है, ब्लड कलेक्ट हो तो। और इसमें एयर कलेक्ट होगी तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, उसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा, तो इसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। एक बात आपको इसमें ये भी याद रखना है कि अगर इसमें 10 to 20 ml से ज़्यादा फ्लूइड का लेवल हुआ, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, एक तो लंग कोलैप्स हो जाएगा, लंग को कंप्रेस करेगा, ये फ्लूइड जो ज़्यादा बढ़ गया है, लंग को कंप्रेस करने की वजह से अच्छे से लंग एक्सपांड नहीं होगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट का, एंड पेशेंट को डिस्पनिया होगा, ठीक है, ब्रेथलेसनेस फील होगा। तो आपको ये याद रखना है इसमें। अब देखते हैं फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। Pleural effusion is abnormal accumulation of excess fluid in the pleural space, the space between the visceral and parietal pleura surrounding the lungs। तो ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में मैंने आपको बता दिया वही है कि एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है प्लूरल स्पेस में, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। Normally, pleural space contains 10 to 20 ml of lubricating fluid that allows smooth lung movement and मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जब ब्रीदिंग करते हो तो स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है जो फ्लूइड 10 to 20 ml है ब्लू कलर का, वो अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, एंड डिक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। इससे क्या होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेट्स इन द प्लूरल कैविटी, कंप्रेस ऑफ द लंग्स टिश्यू एंड रिड्यूस लंग एक्सपांशन। उसके बाद इम्पेयर हो जाएगा गैस एक्सचेंज, एंड देन डिस्पनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप। तो इस तरह से आप इसको फ्लो डायग्राम में इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही है कि प्लूरल मतलब मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है कि उसमें प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लंग को कोलैप्स करेगा, ठीक है, लंग कोलैप्स होगा तो अच्छे से एक्सपांड नहीं हो पाएगा, अच्छे से एक्सपांड नहीं होगा तो अच्छे से गैस एक्सचेंज भी नहीं होगा, और पेशेंट को डिस्पनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो। अब कॉजेस देखते हैं कि क्या कॉज होता है। तो फर्स्ट है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है। दूसरा है एक्सीडेटिव, वो बाद में देखेंगे। तो ट्रांसडेटिव pleural effusion caused by imbalance of hydrostatic and oncotic pressure,
हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर दोनों क्या है, ये वर्ड सब थोड़ा समझ लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पुशिंग प्रेशर, ठीक है, पुशिंग वाला प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर मतलब पुलिंग प्रेशर। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक यानी पुशिंग प्रेशर है, तो ये पुश करेगा लंग आउट ऑफ द फ्लूइड्स, लंग से बाहर की ओर फ्लूइड्स को, ठीक है, लंग से बाहर की ओर पुश करेगा। ये नॉर्मल लंग समझ लीजिए, बाहर की ओर पुश करेगा कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अंदर की ओर पुल करेगा कौन सा प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर अंदर की ओर फ्लूइड को पुल करेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है लंग से बाहर फ्लूइड को पुश करता है। तो इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, पुश एंड पुल करके दोनों ही बैलेंस करते हैं। अगर इसमें इम्बैलेंस हो गया, अगर पुलिंग फोर्स ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड आ जाएगा लंग में, आपके बहुत ज्यादा फ्लूइड लंग में कलेक्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होगा, ठीक है। कॉमन कॉज देखते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो जाएगा, उस कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल हो गया है तो एक्सेस फ्लूइड लंग्स में बैक आ जाता है, उसमें डेवलप हो जाता है। लिवर सिरोसिस कंडीशन है, उसमें एक्सेस फ्लूइड होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो ये सब सिस्टमिक ही कंडीशन है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, दोनों ही ये इम्बैलेंस हो जाता है प्रेशर के बीच, और एक्सेस फ्लूइड डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप के कॉज को ट्रांसलेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। सेकंड जो होता है आपका एक्सीडेटिव प्लूरल इफ्यूजन आएगा, ठीक है। एक्सीडेटिव में आएगा कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन और इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो मान लो कि इस तरह से लंग से आपका, अगर इसमें ये वाला जो है, अगर इसमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बहुत ज्यादा एक्सेस फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा, कई बार इन्फ्लामेशन की वजह से भी एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के कॉज को एक्सीडेटिव कॉज कहते हैं। इसमें न्यूमोनिया आएगा, ट्यूबरक्लोसिस आएगा, कैंसर आएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आएगा एंड पैनक्रियाटिस आएगा। अगर ये सब कंडीशन हुई है पेशेंट को तो उसमें चांस होगा प्लूरल इफ्यूजन होने का। अब टाइप्स देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन में। तो मैंने ऊपर बता ही दिया, ट्रांसलेटिव इफ्यूजन ये टाइप में भी आएगा एंड कॉज में भी आएगा। तो इसमें क्लियर फ्लूइड रहेगा, लो प्रोटीन कंटेंट रहेगा एंड सिस्टमिक कॉज रहेगा, ठीक है। हमने देखा सिस्टम में कॉज लीवर वो सब अलग अलग सिस्टम है, तो उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से, ये प्रेशर में इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। एक्सीडेटिव इन्फ्यूजन में क्या होगा, प्रोटीन रिच रहेगा इसमें एंड इंफ्लामेटरी कॉज बनेगा, ठीक है। थर्ड टाइप है हेमोथोरेक्स। हेमोथोरेक्स में क्या होगा, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। अब आएगा फोर्थ है काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स में क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लूइड को काइल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखना कि काइल फ्लूइड भी कलेक्ट होगा, उसका मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड ही है, तो उसे काइलोथोरेक्स कहा जाता है। लिम्फेटिक को काइल भी कहा जाता है, इसलिए इसे काइलोथोरेक्स नाम दिया गया है। तो काइलोथोरेक्स में क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। एम्पाइमा में क्या होगा, एम्पाइमा में पस हो जाएगा, पस कलेक्ट होगा प्लूरल कैविटी में, सो उसे एम्पाइमा कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ नॉर्मल, ये हेमोथोरेक्स से ब्लड कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। इसमें देखिए पायोथोरेक्स में क्या होगा, जिसे एम्पाइमा भी कहते हैं, पस कलेक्ट होगा। हाइड्रोथोरेक्स में क्या होता है, सीरस फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। एंड काइलोथोरेक्स में क्या होता है, काइल, जिसे लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं, वो कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये सब प्लूरल इफ्यूजन के ही टाइप हैं। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या, एग्जामिनेशन में क्या करोगे, असेसमेंट में एंड फाइंडिंग है यहाँ पे। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन, जिसमें क्या होगा, देखना है आपको कि पेशेंट की मूवमेंट जो है चेस्ट की वो रिड्यूस हो जाती है। पाल्पेशन करोगे, पाल्पेशन में चेक करोगे कि नॉर्मल चेस्ट का एक्सपांसन हो रहा है या नहीं,
एंड टैक्टाइल वॉकर्स फ्रीमीटर्स चेक किया जाता है, वो भी रिड्यूस देखने को मिलेगा। एंड ये भी क्या होता है, ये भी रिड्यूस देखने को मिलेगा, एक्सपांसन। ठीक है, अब परकसन देखते हैं। परकसन करोगे, ये सब मैंने इस पे टॉपिक बना दिया था, ऑस्कल्टेशन एंड ये वोकल रेजोनेंस, ये सब। ठीक है, वो आप देखोगे टॉपिक तो उसमें आपको इजीली आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो परकसन जब करते हो तो स्टोनी डल नॉट होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, फ्लूइड भरा है। अगर वहीं पे एयर भरा होता तो क्या होता, हाइपर रेजोनेंट होता। अब ऑस्कल्टेट करोगे स्टेथोस्कोप से, तो वहां पे ब्रीथ साउंड चेक करोगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। अब वोकल रेजोनेंस जब चेक करोगे तो वो भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल आपको ब्रीथ साउंड इस तरह से सब चेक करना होता है, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है, ये आपको चेक करना होता है। ब्रीथ साउंड रिड्यूस एंड एक्शन देखने को मिलेगा। वोकल रेजोनेंस हमने देख लिया, रिड्यूस होगा। ट्रैकिया देख लो, ट्रैकिया की पोजीशन शिफ्टेड अवे फ्रॉम लार्ज डिफ्यूजर, यानी राइट, इस तरह से दो लंग समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर इस साइड में आपका लेफ्ट साइड में प्लूरल डिफ्यूजन हुआ है तो आपका ट्रैकिया कहाँ पे, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लंग कोलैप्स होगा, इसको प्रेस करेगा, ट्रैकिया आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या आएगा, डिस्पनिया आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राई कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, ऑर्थोपनिया होगा। ऑर्थोपनिया का मतलब है जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में सोएगा, ठीक है, सुपाइन से सिटिंग में आएगा, तब पेशेंट को क्या फील होगा, डिजीनेस आएगा, ठीक है, थोड़ा चक्कर जैसा आएगा, जिसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, तो ये सब देखने को मिलेगा पेशेंट में। अब डायग्नोसिस करोगे तो डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे लिया जाता है पेशेंट का, तो जिसमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। जो इस तरह से कोस्टोफ्रेनिक एंगल बनता है, इस तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। मेनिस्कस साइन देखने को मिलेगा। मेनिस्कस साइन में अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पे इस तरह से कर्व बन जाता है, जिसे मेनिस्कस साइन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप दूसरे किसी एक्सरे में सर्च करके देखना, मेनिस्कस साइन इस तरह से कर्व हो जाता है, उसी को मेनिस्कस साइन कहते हैं। एंड वाइट ओपेसिटी एट द बेस ऑफ द लंग, इस तरह से वाइट ओपेसिटी देखने को मिलेगा, इस एक्सरे में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, पूरा ये भर गया है, ठीक है, फ्लूइड से। अल्ट्रासाउंड करने पे पता चलेगा, स्मॉल इफ्यूजन हो तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। एंड गाइड्स थोरेकोसेंटेसिस, यानी थोरेकोसेंटेसिस की प्रोसेस करना है तो भी अल्ट्रासाउंड करके वो चेक करते हैं। थोरेकोसेंटेसिस में क्या करते हैं, नीडल के थ्रू या कैथेरेटर के थ्रू एस्पिरेट किया जाता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसे एस्पिरेट करते हैं। अब सीटी स्कैन दिखते हैं। सीटी स्कैन इसमें भी आपको इजीली पता चलेगा, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाओ या सिटी स्कैन करवाओ, सिटी स्कैन में ज्यादा आइडिया आता है, फ्लूइड वो सब लेवल अच्छे से पता चलता है सिटी स्कैन में। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल जो फ्लूइड होता है उसको निकाल के, ठीक है, लंग्स में से प्लूरल फ्लूइड को थोड़ा निकाल के उसको चेक किया जाता है। उसमें प्रोटीन लेवल, एलडीएच लेवल, साइटोलॉजी एंड कल्चर किया जाता है, सेंसिटिविटी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब के लिए प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि हमने ऊपर देखा ट्रांसडेटिव कॉस्ट में क्या था कि प्रोटीन का लेवल कम होता है, जबकि एक्सीडेटिव में एक्सेस प्रोटीन होता है, इसलिए ये चेक करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन में क्या होएगा कि रेस्पिरेटरी फेल हो जाएगा, ठीक है, लंग्स ज्यादा कोलैप्स हो गया है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेल होने का चांसेस होता है, लंग कोलैप्स होगा, एटिलेक्ट्रेसिस कहते हैं लंग कोलैप्स को, एम्पाइमा होगा, पस भर जाएगा वहां पे, प्लूरल फाइब्रोसिस होगा, सेप्सिस होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है, क्रॉनिक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज डेवलप हो जाएगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर प्लूरल एफ्यूजन को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो। मेडिकल मैनेजमेंट में देख लो, ट्रीट अंडरलाइन कॉज,
तो हार्ट फेल है तो डाययूरेटिक्स देना है, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दोगे, ट्यूबरकुलोसिस में एंटी-टीबी थेरेपी, मलिग्नेंसी में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये सब क्या है कॉज है, तो इन सबको ट्रीट करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लूरल इफ्यूजन भी ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कॉज को पहले ट्रीट किया जाता है। प्रोसीजर है थोरेकोसेंटेसिस, जिसमें मैंने बताया आपको निडल या फिर कैथेटर जो होता है वो इंसर्ट करके लंग में उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसे थोरेकोसेंटेसिस कहते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज मैंने आपको न्यूमोथोरेक्स में बताया था, ट्यूब लगाते हैं रिब्स के थ्रू पंचर करके और वहां से ड्रेन किया जाता है। फ्लोरोडेसिस में क्या होता है, जो पैराइटल प्लूरल एंड विज़ुअल प्लूरल के बीच का जो लेयर होता है उसे स्टिक कर देते हैं, चेस्ट वॉल के बीच का जो लेयर होता है उसको स्टिक मतलब चिपका दिया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, बार बार जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है वो ना डेवलप हो उसके लिए। एंड सर्जिकल डिकॉर्टिकेशन ये सीवियर केसेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रोसीजर सर्जरी के, देख लीजिए इस तरह से ड्रेनेज किया जाता है, इस तरह से ट्यूब लगा के, चेस्ट ट्यूब लगा के इस तरह से ड्रेन किया जाता है, जो एक्सेस फ्लूइड है वो इसमें ड्रेन हो जाता है। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देख लीजिए कि क्या करना है, गोल क्या है, इम्प्रूव वेंटिलेशन, रिड्यूस डिस्पनिया, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड इम्प्रूव सिक्रेशन क्लियरेंस। तो इसमें क्या करवा सकते हो आप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाओगे, जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, सेगमेंटल ब्रीथिंग, थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस, ये सब एक्सरसाइज करवाना है पेशेंट को। एंड एयरवे क्लियरेंस टेक्निक देना है, सिक्रीशन है तो हफिंग, कंट्रोल कफिंग एंड एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक दे सकते हो। ठीक है, ये कब देना है, आफ्टर फ्लूइड रिमूवल के बाद आपको देना है। ठीक है, पोजिशनिंग देना है, अपराइट सिटिंग पोजीशन देना है या हाई सेमी फॉलोअर पोजीशन दे सकते हो। मोबिलाइजेशन करवाना है, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन यानी जल्दी पेशेंट चले इस तरह से आपको ट्राई करना है। वॉकिंग सिखाना है एंड फंक्शनल एक्टिविटीज खुद से कर पाए, ट्रांसफर हो गया, वॉक हो गया। ठीक है, दूसरे चेयर पे बैठना है, तो ये सारी मोबिलिटी एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाना है। दूसरी एक्सरसाइज ट्रेनिंग में अपर लिम्ब की एक्सरसाइज, लोअर लिम्ब की एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग पेशेंट को करवाओगे। ठीक है, ये थोड़ा आप अपने से डिटेल में थोड़ा लिख देना, पॉइंट आउट कर देना। अपर लिम्ब में मतलब नॉर्मल शोल्डर की मूवमेंट हो गई, एल्बो की मूवमेंट हो गई, पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, पेशेंट को एक्टिवली थोड़ा करवाना है और थोड़ा मतलब ध्यान देना है कि पोस्ट ऑपरेटिव है तो इंसिजन लिया है उसको थोड़ा स्ट्रेच ना हो, वो ध्यान रखना है। लोअर लिम्ब में एंकल टो मूवमेंट, लोअर लिम्ब की जो नी बेंडिंग मूवमेंट हो गई, वो सब आप करवा सकते हो। ठीक है, फिजियोथेरेपी प्रिकॉशन क्या रखना है कि मॉनिटर करना है SpO2 का लेवल, स्टॉप इफ सीवियर डिस्पनिया आकर, अवॉइड एक्सेसिव फटीग, मॉनिटर चेस्ट रेन इफ प्रेजेंट एंड फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल। तो ये सब आपको प्रिकॉशन रखना है। ठीक है, पेशेंट एक्सेसिव फटीग नहीं होना चाहिए, तो ये प्रिकॉशन करना है। तो ये था नॉर्मल आपका प्लूरल इफ्यूजन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।